के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो शुरू करते हैं व्याकरण का पहला पार्ट। भाषा, बोली, लिपि और हमारा व्याकरण। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह अपने मित्रों, सहपाठियों, पड़ोसियों आदि के साथ मिलजुल कर रहता है। वह उनकी बातें सुनता है तथा उनसे अपनी बात कहता है। समाज के दूसरे लोगों के संपर्क में आने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा के बिना मनुष्य न तो स्वयं की और न ही समाज के विकास की कल्पना कर सकता है। अतः भाषा सामाजिक संपर्क का प्रमुख साधन है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा के द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों का, मनोभावों का आदान प्रदान कर सकता है। बिना भाषा के मनुष्य न तो अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकता है और न ही दूसरों की मन की बात जान सकता है। भगवान ने इस पृथ्वी पर केवल मानव जाति को ही भाषा रूपी वरदान दिया है। ईश्वर ने भाषा तो पशु पक्षियों को भी प्रदान की, किंतु उनकी भाषा अविकसित है। उनके द्वारा उच्चारित ध्वनियां सार्थक नहीं है। केवल मनुष्य द्वारा उच्चारित सार्थक ध्वनि चिन्हों को ही भाषा में स्थान दिया गया है। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने मनोभावों व विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाती है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा मुख से बोलकर व कानों से सुनकर ग्रहण की जाती है। यह भाषा का मौखिक की मूल रूप है। भाषा के इस रूप को सीखने के लिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के बाह्य प्रयत्नों की आवश्यकता नहीं होती है। इसे बच्चे अनायास ही घर में, पास पड़ोस में तथा सहपाठियों के साथ सीख लेते हैं। भाषा का यह रूप अस्थायी होता है, जैसे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। अब आते हैं लिखित भाषा पे। सुजात ने घर आकर इस वृत्तांत को अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में लिखा। उसे अपने माता पिता को पढ़वाया। यहाँ भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया गया है। लिखित भाषा लिखकर व पढ़कर ग्रहण की जाती है। लिखित भाषा के लिए मनुष्य को बाह्य व आंतरिक
अध्ययनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए मनुष्य द्वारा किसी भी भाषा में निश्चित किए गए लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा का स्थायी रूप होता है। इनके अन्य उदाहरण हैं पत्रिकाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, पत्र, नॉर्मल लेटर आदि। अब आते हैं राजभाषा पे। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हमारे भारत के हिंदी को संविधान सभा में भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। किसी भी देश के राजकाज शासन यानी कि स्वीकृत भाषा राजभाषा होती है। संविधान में 343 वे अनुच्छेद में अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है। यह बात अलग है कि आज भी हिंदी अपने अधिकार के लिए संघर्ष ही कर रही है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र की जनकांक्षाओं, आशा, निराशा आदि को अभिव्यक्ति देने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस दृष्टि से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसकी सार्वदेशिकता और व्यापक प्रचार के आधार पर इसे राष्ट्रभाषा माना गया है। संपर्क भाषा। मध्यकाल से ही हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न भाषाओं के बीच संपर्क भाषा का कार्य करती आ रही है। आधुनिक काल में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। रेडियो, दूरदर्शन, हिंदी चलचित्रों की लोकप्रियता और पत्र पत्रिकाओं के प्रचार प्रसार से हिंदी केवल हिंदी भाषी प्रदेशों में प्रयुक्त भाषा न रहकर अखिल भारतीय स्तर पर संप्रेषण की भाषा बन गई है। हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। अब तो हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी हो रहा है। भारत के बाहर सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देशों में सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि में से हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। यूरोप, एशिया और अमेरिका के अनेक देशों में इसका अध्यापन विदेशी भाषा के रूप में हो रहा है। भारत की अन्य राष्ट्रभाषाएं। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं यानी कि 22 भाषाओं
को मान्यता दी गई है। वे हैं हिंदी, कन्नड़, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, उर्दू, सांथली, असमिया, उड़िया, तमिल, पंजाबी, मराठी, संस्कृत, कश्मीरी, मलयालम, तेलुगु, मैथिली, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, गुजराती और बंगाली। बोली। किसी प्रांत विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। यह भाषा की अल्प विकसित रूप होता है। यह केवल मौखिक रूप में ही प्रचलित होती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में प्रायः किसी प्रांत विशेष की लोक कथाएं तथा लोकगीत शामिल होते हैं। हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली आदि। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि। राजस्थानी हिंदी, मेवाड़ी, मेवाती, जोधपुरी, हाड़ौती आदि। पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, बंगारू, ब्रजभाषा, खाड़ी बोली आदि। पहाड़ी हिंदी, हिमाचली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली आदि। उपभाषा। बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। उपभाषा में साहित्य रचना होती है और जब कोई साहित्यकार उपभाषा में ही समर्थ रचना प्रस्तुत करता है तो उपभाषा भाषा का स्थान पा लेती है। जैसे सूरदास ने ब्रज को और तुलसीदास ने अवधी को भाषा का दर्जा दिलाया। लिपि। लिपि शब्द का व्युत्पत्ति लिप प्लस एक प्रत्यय से हुई है, जिसका शब्दार्थ है लिखित अक्षर। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए ध्वनि चिन्ह प्रदान करती है। यह भाषा को स्थायी रूप देती है। भाषाओं की तरह लिपियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, सांथली तथा बोडो आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां निम्नलिखित हैं। हिंदी की देवनागरी, हम सब भारतीय हैं।
संस्कृत की भी देवनागरी, वयम सर्वे भारतीयाम याः सन्ति। अंग्रेजी की रोमन है, वी ऑल आर इंडियंस। उर्दू की फारसी है, मुझे फारसी नहीं आती, मतलब उर्दू नहीं आती। बंगाली की है बंगाला, और पंजाबी की है गुरुमुखी। एक से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। लिपि के कारण ही मनुष्य अपने विचारों का व साहित्य रूपी कोश को भावी पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में सुरक्षित रख सकता है। साहित्य। हिंदी भाषा ज्ञान के उस सागर के समान है जिसमें अनेक भाषा रूपी नदियों का समावेश होता है। किसी भी भाषा के ज्ञान रूपी भंडार को ही उस भाषा का साहित्य कहते हैं। किसी भी भाषा के साहित्य को अर्जित करने में सदियां बीत जाती हैं। इसमें ज्ञान की बातें निहित होती हैं। भाषा के सांचिक ज्ञान रूपी कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार के होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य। साहित्यकार जब सामान्य रूपी से बोली जाने वाली भाषा में अपने विचारों का वर्णन करता है तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। इसके उदाहरण है पत्र, निबंध, नाटक, कहानी, जीवनी, लेख, संस्मरण आदि। हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख गद्य साहित्यकार व उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी रचनाएं, पत्तियों के देश में, अम्बपाली, चिता के फूल आदि। गद्य साहित्यकार यशपाल रचनाएं, ज्ञानदान, अतिमा, दिव्या आदि। जयशंकर प्रसाद रचनाएं, चंद्रगुप्त, संकंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, एक नाटक है आदि। गद्य साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रचनाएं, काठ की घड़ियां, कुआनो नदी आदि। गद्य साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनाएं, साहित्य संदर्भ। रसज्ञ रंजन आदि। पद्य साहित्यकार जब अपने विचार काव्य शैली में व्यक्त करता है तो वह पद्य साहित्य कहलाता है। गेयता इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके उदाहरण है दोहा, छंद, पद, कविता, सोरठा, सवैया तथा कवित्व आदि। हिंदी
साहित्य के कुछ प्रमुख पद्य साहित्यकार व उनकी रचनाएं हैं तुलसीदास की रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, सूरदास की सुरसागर, साहित्य लहरी आदि। देव की भाव विलास, रस विलास आदि। नागार्जुन रचनावली आदि। रामधारी सिंह दिनकर की शक्ति और क्षमा, कुरुक्षेत्र। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका, गीतिका, परिमल। अब आते हैं हम व्याकरण पे। प्रत्येक भाषा व्याकरण के नियमों से युक्त होती है और उसको लिखने और बोलने के नियम अलग अलग होते हैं। इस नियमबद्ध भाषा शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण द्वारा ही कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में समर्थ होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे मनुष्य भाषा का बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। व्याकरण के भाग। व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत स्वरों और व्यंजनों की वर्तनी, बनावट, उच्चारण, लेखन तथा संधि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के विभिन्न रूपों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय तथा अव्यय आदि के भेद, उत्पत्ति तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत पदबंध, वाक्यों की रचना, उनके प्रकार व प्रयोग और उनके रूपांतरण व विचार पर विचार किया जाता है। व्याकरण के इन सभी भागों का विस्तृत अध्ययन हमने सीखा है। हमने क्या सीखा है? विचारों के आदान प्रदान के सबसे सुगम साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो यहाँ पे हमने हमारा पहला चैप्टर खत्म किया है। अब आगे का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। Oh yeah!